नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे संधि टॉपिक के ऊपर और संधि टॉपिक पर अपनी एक क्लास हो चुकी और उसमें हमने बेसिक जानकारी लिख ली थी और आज हम इसके भेद के ऊपर चर्चा करेंगे। तो संधि के भेद कितने होते हैं ये मैंने लिखा दिए थे आपको कि संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वर संधि और एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ये 3 संधि के भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 में से अगर देखें तो इनका क्रम वैसे कोई सा फिक्स नहीं है, कोई सा भी पढ़ सकते हैं आप। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि एक तो यण स्वर संधि होती है, एक अयादि स्वर संधि है, एक दीर्घ स्वर संधि है और एक गुण स्वर संधि है और एक वृद्धि स्वर संधि। ये 5 स्वर संधि के उपभेद है और ये मैंने लिखवा भी दिए थे। आपने ये बात लिख ली थी क्या कि एक शब्द में एक से अधिक संधियां हो सकती है? नहीं लिखी थी? तो आज नोट डाल के सबसे पहले यही लिखो कि एक शब्द में एक से अधिक संधियां हो सकती है। एक शब्द में एक से अधिक संधियां हो सकती। कैसे? जैसे आप रामायण शब्द सुनते हो, सुना होगा रामायण शब्द तो, या रामायण शब्द लिखते हो तो रामायण शब्द, तो रामायण शब्द में 2 संधि का नियम काम कर रहा है। जैसे राम प्लस अयन आप लिखते हैं तो यहाँ तो अ और इधर अ दोनों मिलकर क्या हो जाता है? आ। तो रामा, मैं का क्या हो गया? आ हो गया, रामा। और न का जो न हुआ है तो यहाँ पर काम कर रहा है व्यंजन संधि का नियम। कौन सा नियम काम कर रहा है वो तो आगे हम जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नियम काम कर रहा है वो दीर्घ स्वर संधि का नियम काम कर रहा है। का दीर्घ स्वर संधि का नियम काम कर रहा है। मतलब रामायण शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें स्वर संधि भी है और व्यंजन संधि भी है। आपको दोनों में इसके उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। तो कभी ऐसा कोई उदाहरण आ जाए कि भाई एक शब्द में एक ही संधि होती है, नहीं ये न कर न कैसे हुआ, या व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है। डिपेंड करता है कैसे विकल्प आते हैं, कैसा एग्जामिनर आपसे सवाल पुटअप करता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि एक शब्द में एक से अधिक संधियां हो सकती हैं। फिर आपके कुछ विद्यार्थियों के मन में ये भी आता है क्वेश्चन, सर अगर ये दोनों आ जाए, दीर्घ भी आ जाए व्यंजन भी आ जाए, या स्वर भी आ जाए व्यंजन भी आ जाए, हम क्या करेंगे? विकल्प के अनुसार करना। सर विकल्प में तो दे दिया, स्वर दे दिया और व्यंजन दे दिया। फिर ऐसे में एक काम करना, आप पहले कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ स्वर संधि हो रही है तो पहले दीर्घ स्वर संधि। ये इसका कोई ऑथेंटिक मतलब ये तरीका नहीं है, केवल एक सामान्य जानकारी कि भाई जैसे हम शुरुआत किधर से कर रहे हैं इसको लिखने की, लेफ्ट साइड से कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले संधि कौन सी हो रही है? दीर्घ स्वर संधि हो रही है, तो दीर्घ स्वर संधि। कल को आप मेरे से इसका प्रमाण मांगने लग जाए तो प्रमाण कुछ नहीं है। हाँ, ये एक बेसिक मतलब नॉर्मल जानकारी का, अगर कभी आपको प्रथम वरीयता देने की जरूरत पड़े तो उसको प्रथम वरीयता दे लेना, लेकिन उसका प्रमाण अपने पास कुछ भी नहीं है। अब हम एक एक को पढ़ लेते हैं इनमें से। यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ गुण वृद्धि। लेकिन इससे पहले हमें स्वर और व्यंजन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम संधि पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। थोड़ा सा हट के बात कर। टेबल बनवाई थी कि मैंने उस दिन आपको? टेबल भी नहीं बनवाई थी? ओके। एक टॉपिक होता है हिंदी में, का नाम होता है वर्ण विचार। क्या नाम होता है? वर्ण विचार होता है, वर्ण टॉपिक होता है।
पढ़ हम संधि रहे हैं, चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? वर्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्ण है, वर्ण स्तर का ही टॉपिक है संधि। संधि में हमें वर्णों की आवश्यकता पड़ रही है, तो वर्ण के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हिंदी भाषा की, आपको लिखना कुछ नहीं, समझने की कोशिश करो आप। हिंदी भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वर, क्या होता है? और एक होता है व्यंजन। एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। अब स्वर किसे कहते हैं? जिसका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर लेते हैं उसे स्वर कहते हैं, और जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर पाते उसे हम व्यंजन कहते हैं। हमारी जो हिंदी की लिपि है, जिसका नाम देवनागरी है, और इस देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या पहले 52 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई? 53 हो गई विद्यार्थी। अब ये 11 स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 33। कभी भी आपसे पूछा जाए कि देवनागरी लिपि में, हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, क्योंकि जो देवनागरी लिपि है ना केवल हिंदी भाषा की लिपि है बल्कि कई भाषाओं की लिपि है। जैसे मराठी जो भाषा है उसकी लिपि भी कौन सी है? देवनागरी है। तो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसमें स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। और व्यंजनों की संख्या मानी गई है 33। ये 11 स्वर कौन कौन से होते हैं मैं यहां ही लिख देता हूं। अ, आ, ई, या नहीं लिखूं, अलग से लिख। देखो, एक तो अ होता है, एक आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री। ए, आई, ओ और औ, ये होते हैं। ये 11 स्वर है। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों को बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। यह स्वरों का जो वास्तविक रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। देखो, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा कैसी होती है? छोटा ई की मात्रा इस टाइप से होती है, बड़ा ई की मात्रा ऐसे होती है, और छोटा ऊ की मात्रा ऐसी होती है। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, री की मात्रा ऐसे लगाते हैं। जैसे कृषि शब्द लिखते हैं ना, तो री की मात्रा नीचे आती है, सी की तरह डंडा लगता है। ए की मात्रा सिंगल वाली होती है और आई की मात्रा डबल वाली होती है। ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है, ठीक है ना? तो आपसे पूछा जाए मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो मात्राओं की संख्या है 10 और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में अन्य किसी स्वरों की आवश्यकता नहीं होती है, जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल पाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी में जो स्वरों की संख्या मानी गई है वो 11 मानी गई। कितनी मानी गई है? 11। और मात्राओं की संख्या 10। कौन से स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो एक तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। दूसरी बात, जो 33 व्यंजन हैं, ये 33 व्यंजन हुए कैसे वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, क वर्ग में 5 आएंगे, क, ख, ग, घ और अंग। फिर आएगा क वर्ग, क वाली लाइन में 5 आते हैं, ट, और शुद्ध व्यंजन हलंत वाला होता है, ट, ठ, ज, ह और ये। ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। और त वर्ग में कौन से आते हैं? त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में कौन से आते हैं?
प, फ, ब, भ और मैं। शुद्ध व्यंजन कैसा होता है? हलंत वाला। सबके नीचे हलंत लगाने हैं अपने को। 5 वर्ग हो गए। इसके अलावा य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है। इसके अलावा तीनों स, संकर वाला स, षटकोण वाला स, सड़क वाला स और ह, श श स ह, ये 4 हो गए। इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4। इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? ऊष्म व्यंजन। और इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है? 25। टेबल बना लो ये, या मैं बनवा दूंगा, रुक जाओ अभी। देखो, 5 वर्ण मिलकर, 5 वर्ण मिलकर एक वर्ग बनता है। क्या बनता है? एक वर्ग। एक वर्ग, वर्ग वहीं बनेगा जहां पर 5 वर्ण आएंगे। तो क वाली लाइन में 5 है, क वाली में 5 है, यहाँ तक सब में 5 5 है। तो इनको सबको हम वर्ग कह सकते हैं। और इनका नाम दे दिया, इसको क वर्ग नाम दे दिया, इसको च, क्योंकि इसकी शुरुआत च से हो रही है, च वर्ग, इसकी शुरुआत ट से हो रही है, तो ट वर्ग नाम दे दिया, त वर्ग दे दिया। तो इस प्रकार इसका हम नाम दे देते हैं। आपसे पूछा जाए त वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है? और त वर्ग का चौथा कौन सा है? सभी वर्गों का पहला वर्ण कौन सा है? क च ट त प, पता क्या आएगा? सभी वर्गों का दूसरा वर्ण कौन सा है? फ छ ठ थ फ। सभी वर्गों का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग ज ड द ब। सभी वर्गों का चौथा वर्ण गजड़दब, घ झ ड़ द भ। और सभी वर्गों का पंचम वर्ण उंग य ण न म। ठीक है, तो ये 33 व्यंजन हो गए ना टोटल। काउंट कर लो आप, 4 4 8 हो गए, 8 और 25 33 हो गए। इसके अलावा 11 स्वर होते हैं। ठीक है, टोटल वर्ण कितने बताए गए इसमें? 53 हो गए वर्तमान में। एक विशिष्ट वर्ण और जोड़ दिया। इसके अलावा 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 4 संयुक्त वर्ण है। हालांकि इनके अलावा भी संयुक्त वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें जो संयुक्त वर्णों की संख्या मानी गई है मानक रूप से, वो 4 ही मानी गई है। और ये 4 कौन कौन से हैं? एक तो अक्षय, एक त्र, एक जय और एक श्रेय। ये 4 माने गए हैं। इस श्रेय का निर्माण होता है हलंत वाला स और र से मिलकर होता है। और इसका निर्माण होता है हलंत वाला स, हलंत वाला र और अ से मिलकर होता है। और इसका निर्माण कैसे होता है? हलंत वाला ज और यह से मिलकर होता है। अगर इसी का फैला हुआ रूप लेके हम, इसका फैला रूप में आता है हलंत वाला ज, यह आता है और अ आता है। इसी प्रकार इसमें देखे हम त, हलंत वाला र, पहले पूरा र लिख देते हैं, फिर अगर हम ऐसे लिखते हैं हलंत वाला त, अगर र के नीचे हलंत लगा दे तो इसमें से क्या निकल जाएगा? अ निकल जाएगा। इसका मतलब है हलंत वाला क और षटकोण वाला स पूरा। या दूसरा रूप लिख सकते हैं हम इसका, हलंत वाला क, षटकोण वाला स और अ निकाल सकते हैं। तो ये 4 संयुक्त वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 अपने पास उच्छिप्त वर्ण हैं। 2 क्या है? उच्छिप्त वर्ण होते हैं। इनको ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। और इनकी संख्या 2 है। और 2 कौन कौन से हैं? ड़ और ढ। नुक्ता चिन्ह आता है इनके नीचे। इसके अलावा 2 अयोग वाह वर्ण हैं। 2 अयोग वाह वर्ण होते हैं, क्योंकि वर्णों की आवश्यकता है ना हमें संधि में। और ये होते हैं 2 अंग और अ है।
ये होते हैं। काउंट करो, 2 और 2 4, 4 और 8, 8 हो गए। 8 और ये 44 हो गए थे। 11 कितने हो गए? 52 हो गए। और एक और जो नया जुड़ा है वो भी यहीं बता देता हूँ। एक जुड़ा है, इसका नाम दिया विशिष्ट वर्ण। क्या नाम दिया है? विशिष्ट वर्ण नाम दिया है। विशिष्ट वर्ण को ऐसे लिखते हैं, यूं करके, यूं एल टाइप में, ऐसे, है ना, ड़ कालिया। हाँ, तो ऐसे ये एक हो गया, इसकी नहीं होगी। जुड़ गया कोई सा? अभी जुड़ा है, पिछली साल क्या इसी साल जुड़ा है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे संयुक्त अक्षर को छोड़ दो तो 44, 44 होगी। इगत 33 और 11 44 हो जाएगी। लिखो, सौरों की संख्या सी में 11 होती है। कितनी होती है? और जिन्होंने वर्ण विचार पढ़ रखा उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सौर कितने होते हैं? 11 होते हैं। जबकि मात्राओं की संख्या 10 है। जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। मात्राओं की संख्या 10 होती है। नोट, अस्वर की मात्रा नहीं होती है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। और ये 11 स्वर कौन से हैं वो आप लिख लें, ये वाला लिख लें। देखो, एक दीर्घ री स्वर भी होता है। ये संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है ना। हिंदी में नहीं होता है, लेकिन हिंदी में इसकी मात्रा का प्रयोग होता है। और छोटा री की मात्रा कैसी थी बताओ? ऐसी। बड़ा री की मात्रा ऐसी हो जाती। फिर बता रहा हूं, छोटे री की मात्रा कैसी होती है? ऐसी सी की बात ही होती है ना। और बड़ा री की मात्रा कैसी हो जाएगी? ऐसी। ये बात भी लिख ली। अब लिखो, व्यंजनों की संख्या 33 कितनी होती है? 33। और ये 33 व्यंजन हुए कैसे, वो ये लिख लें आप। इस टेबल को बना ले पूरा। लिख लिया सभी ने?
ये नहीं चला रखे पीछे तो? बना लिए सबने? ये हो गया आपके 33 व्यंजन। इसके अलावा अगर ये भी लिख लो, संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? 4। उत्क्षिप्त की संख्या कितनी है? 2। अयोगवाहक की संख्या कितनी है? 2। और विशिष्ट की संख्या कितनी है? 1। तो भी लिख लें। लिख लिया? हाँ लिखो ना, नया जुड़ गया ना। डबल ठ लिखना है कुल मिला के, बात ये है। या फिर ल लिख के और उसके नीचे से जोड़ दो उसको। जैसे आप यूं ल लिखते हो ना, क्लियर? तो ये एक बेसिक जानकारी होगी स्वर और व्यंजन के बारे में। लेकिन एक टेबल है, उसकी भी हमें आवश्यकता पड़ती है आगे। जैसे जो वर्ण होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो अघोष होता है और एक सघोष होता है। यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्री में कंपन होता हो, घोष होता हो, नाद होती हो, उसको क्या कहते हैं? सघोष। और जिसमें नहीं होती हो उसको क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ये वर्ण नाद के आधार पे होते हैं। क्या आधार पे? नाद के आधार पर। नाद के आधार पे। अब अघोष में कौन से आते हैं? तो अघोष में आते हैं सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण। सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण कौन सा होता है? क छ ट त प। सभी वर्गों का पहला हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? ख छ ट थ फ। ये सभी वर्गों का दूसरा हो गया। इसके अलावा तीनों से त त थ, ये किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। और जो है बच गया वो किस में चल जाता है? सघोष में चल जाएगा। इसके अलावा सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये किस में जाते हैं? सघोष में जाते हैं। इसके अलावा जितने भी अंतस्थ वर्ण हैं, अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? यर अलव है। कौन से? यर अलव है। इसके अलावा
जितने भी स्वर है 11 के 11 स्वर है वो किस में चले जाते हैं? सगोश में चले जाते हैं। मुझे आप बताओ अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी? हो जाएगी नहीं होगी? 5 ये 10, तो 10 और 3 13 हो गया। और 13 का उल्टा क्या होता है? 13 का उल्टा करो, 13 का उल्टा कर दो, 31 हो जाएगा ना। तो ये 31 होने चाहिए। देखो है क्या 31, 15 तो ये हो गए, 5 10 15 16, 16 और 4 20 और 11 हो गए 31। अब आ जाते हैं हम हमारी वापस संधि पे। उतार लिया ना सभी ने? नहीं उतारा था? अब देखो हम संधि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संधि पढ़ रहे हैं। अब संधि में हमें नियमों की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? नियमों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आप हेडिंग डालो स्वर संधि। स्वर संधि, 3 संधि है ना अपने पास। ये तो बेसिक जानकारी दी है। अगर आपका वर्ण विचार पढ़ा हुआ रहता ना तो ये बेसिक जानकारी देने की अभी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? स्वर संधि पढ़ेंगे। अब देखिएगा स्वर संधि में होगा क्या। प्लस के पहले क्या आएगा? स्वर। और बाद में भी क्या आएगा? स्वर आएगा। और जो परिवर्तन होगा, क्योंकि संधि में परिवर्तन होना जरूरी है, वो किस में परिवर्तन होगा बताओ? स्वर में परिवर्तन होगा। व्यंजन संधि में देखें तो प्लस के पहले क्या आएगा? व्यंजन। तो बाद में क्या आएगा? स्वर। अगर पहले स्वर आ जाता है तो बाद में क्या आएगा? व्यंजन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों साइड ही क्या होता है? व्यंजन होता है। इधर भी व्यंजन आ सकता है, इधर भी व्यंजन आ सकता है। और जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, वो किस में होगा? परिवर्तन होगा वो किस में होगा? व्यंजन में होगा, व्यंजन में होगा। और अगर विसर्ग संधि में अगर हम देखते हैं तो प्लस के पहले विसर्ग होगा और बाद में या तो कोई स्वर आएगा, नहीं तो फिर कोई व्यंजन आएगा। और अगर यहाँ पे परिवर्तन की बात करें तो यहाँ परिवर्तन बताओ किस में होगा? विसर्ग में परिवर्तन। यहाँ विसर्ग में परिवर्तन होगा, यहाँ व्यंजन में परिवर्तन होगा और यहाँ पे स्वर में परिवर्तन होगा। तो इसी चार्ट से इन तीनों संधियों की परिभाषा निकल के सामने आ रही है। देखना, स्वर में स्वर के मिलने से, इसमें स्वर के स्वर में मिलने, स्वर में स्वर के मिलने से स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके अलावा व्यंजन में स्वर या व्यंजन के मिलने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग में स्वर या व्यंजन के मिलने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि। आई बात समझ में थोड़ी बहुत? चलो देखो आप, स्वर संधि देखो। स्वर में स्वर के मिलने से, स्वर में स्वर के मिलने से स्वर में जो परिवर्तन होता है, स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि
कहते हैं? इसे स्वर संधि कहते हैं। इस प्रकार शॉर्ट में लिख लें आप इसको, स्वर प्लस स्वर, परिवर्तन किस में होगा? स्वर में। लिख लिया? एक उदाहरण लिख लो इसका, रमा प्लस ईश। देखो यहाँ पे आ रहा है, इधर ई आ रहा है, दोनों का मिला के ए हो रहा है, शब्द क्या बनेगा? रमेश। तो रमा प्लस ईश। देखो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तीनों की परिभाषा लिखा देता हूं पहले एक साथ, है ना? नहीं नहीं, तीनों को पढ़ने में वक्त लगेगा, ये तीनों की सामान्य जानकारी पहले लिखाना जरूरी। लिखिएगा, व्यंजन में, व्यंजन में व्यंजन ऑब्लिक स्वर के मिलने से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन में स्वर ऑब्लिक व्यंजन के मिलने से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है, से व्यंजन संधि कहते हैं, से व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर? व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसको शॉर्ट में लिख लें आप, तो लिख लो शॉर्ट, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन व्यंजन, परिवर्तन किसमें होगा? परिवर्तन की जगह पर आपको एक शब्द मिल सकता है विकार। परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। लिख लिया? अब लिखो विसर्ग संधि। देखो विसर्ग में, विसर्ग में स्वर ऑब्लिक व्यंजन के मिलने से, विसर्ग में स्वर ऑब्लिक व्यंजन के मिलने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर? शॉर्ट में लिख लो इसको, विसर्ग प्लस स्वर ऑब्लिक व्यंजन, और जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, वो किस में होगा? विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग में परिवर्तन। व्यंजन संधि का कोई उदाहरण नहीं लिखा था मैंने ना, तो इसका जगत प्लस ई, शब्द क्या बन जाता है? जगदीश बन जाता है। ये तो व्यंजन का उदाहरण है, और एक इसका भी लिखा देता हूं, मन है प्लस ज, शब्द बन जाएगा मनोज, जाएगा? तो ये तीनों संधियों के बारे में मैंने आपको सामान्य जानकारी दे दी है।
देखो, आपसे कोई पूछ ले कि संधि के भेद कितने होते हैं, 3 बताने हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर के कितने उपभेद होते हैं, 5। यण, अयधि, गुण, वृद्धि और दीर्घ संधि होती है। फिर इसके अलावा स्वर में होता क्या है कि प्लस के दोनों तरफ स्वर होते हैं, और जो परिवर्तन होता है वो भी किस में होता है, स्वर में होता है। और व्यंजन में क्या होता है, एक दोनों तरफ व्यंजन हो सकते हैं, एक तरफ व्यंजन है तो दूसरी तरफ क्या होगा, स्वर हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं कैसे भी। विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग पहले, प्लस के पहले विसर्ग होगा और विसर्ग के बाद में क्या होगा, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। ये एक बेसिक जानकारी थी। और अब हम पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके की। एक एक संधि को देख लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालें यण स्वर संधि। यण स्वर संधि मतलब स्वर संधि के जो उपभेद है उनको पढ़ रहे हैं हम। चाहो तो आप इसके ऊपर ये भी लिख सकते हो, स्वर संधि के उपभेद पहला लिख सकते हो। उसमें आप कौन सा, यण स्वर संधि भेद, स्वर संधि को भेद लिख सकते हो, और उसमें पहला लिख सकते हो आप यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर, ध्यान देना। पहली बात तो आपको 11 स्वर का पता होना चाहिए। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 11 स्वर यही होते हैं। इनको, इन दोनों की जाति समान है, इन दोनों की समान है, इन दोनों की समान है। इसकी जाति में अकेला ही रह गया ना, दोनों की जाति सेम है, इन दोनों की जाति सेम है। अगर मैं इसे लिखता हूं ए प्लस आ, तो सजातीय है कि विजातीय है। और मैं लिखता हूं ए प्लस ई, ये बताओ सजातीय है कि विजातीय है। समझिए आप। तो देखो यण संधि का नियम, पहला नियम ये कहता है कि ई या प्लस के पहले ई या ई हो, छोटा ई या बड़ा ई हो, और इसके बाद में कोई असमान स्वर हो। क्या हो, असमान स्वर। असमान स्वर को ही हम भिन्न स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न स्वर कहते हैं। और असमान स्वर से मतलब है कि ई के अलावा कोई सा भी स्वर हो। असमान वही तो होगा, ई के अलावा कोई सा भी स्वर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस ई के स्थान पर यह हो जाता है। क्या हो जाता है, यह हो जाता है। जैसे प्रति प्लस अय, प्रति प्लस अय, तय में कौन सा स्वर छुपा हुआ बताओ, छोटा कि बड़ा, छोटा। तय कैसा बच जाएगा, हलंत वाला। बाद में क्या आ रहा है, अय। अब बताओ परिवर्तन किस में होगा, ई में परिवर्तन होगा। नियम के अनुसार ई में परिवर्तन होगा ना। तो ई का क्या बनेगा बोलो, ये वो भी कैसा, हलंत वाला बनेगा। ई के स्थान पे क्या बन जाता है, ये बन जाता है। इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। पर तो वैसा का वैसा ही था, उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं की थी हमने। फिर तय कैसा आपके पास, आधा। और ये कैसा आपके पास, इसमें अगर अ जोड़ दोगे तो ये पूरा हो जाएगा, और पीछे क्या बचा, ये बचा। अगर इसको हम मानक रूप में लिखते हैं तो आधा तय को ऐसे लिख सकते हैं, शब्द क्या बन जाता है, प्रत्यय। तो आपसे पूछा जाए प्रत्यय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस अय। कौन सी संधि, यण स्वर संधि। कौन सा नियम काम कर रहा है कि ई के बाद में कभी कोई असमान स्वर आता है या भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पे यह हो जाता है, वो वाला नियम काम कर रहा है। एक नियम तो यह है इसका। एक और नियम है इसका, यण संधि का ही दूसरा नियम, उ या उ स्वर के बाद में, के बाद में उ या उ स्वर के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर से मतलब है उ नहीं आना चाहिए, बाकी कोई सा भी आ जाए, तो उ के स्थान पर वह बनता है। उ के स्थान पे क्या बन जाता है,
वह बन जाता है, और वह भी कैसा, हलंत वाला बनता है। जैसे वधु धन आवास, वधु धन आवास। बताओ ध में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ऊ छोटा कि बड़ा? बड़ा। तो ध कैसा बच रहा है? हलंत वाला। और बाद में क्या आ जाएगा? आ, वा। अब देखो जोड़ने की कोशिश करते हैं हम इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वह, सॉरी बनाने से पहले रुक जाओ, पहले इसको चेंज तो करने। ऊ का क्या बनेगा बताओ? वह कैसा? हलंत वाला। जोड़ते हैं। वह ध कैसा है? वह कैसा है? मैं आ जोड़ा तो वाह, और बाद में क्या बचा? पास। शब्द अगर मानक रूप में हम इसको लिखेंगे, वधवावास। वधवावास शब्द होगा कि नहीं होगा? दूसरा नियम के अनुसार ऐसा हो जाएगा। एक और नियम है इसका, नियम नंबर 3। री के बाद में, किसके बाद में? री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर का मतलब री नहीं आना चाहिए, तो री के स्थान पे क्या बनता है? र बनता है। क्या बनता है? र बनता है। जैसे पितरी प्लस आज्ञा, तय में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लिख दिया, मतलब इसके नीचे री लगा होना चाहिए। पितरी, पितरी प्लस आज्ञा, तो तय में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? री। तो तय कैसा बच जाएगा? हलंत वाला। आपको पता है, एक अभी मैंने संयुक्त वर्ण पढ़ाया था आपको, त्रय का निर्माण कैसे होता है? आधा तय, आधा र और ऐसे मिलकर। अगर मुझे इसको त्रा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आधा तय, आधा र और आ। मुझे इसको त्रु लिखना है, ऋषि वाला ऊ थोड़ी है, त्रु, छोटा ऊ आ जाएगा। मुझे इसको ऐसा त्रु लिखना है, बड़ा वाला, हो जाएगा ना? मतलब जैसी मात्रा होगी उसके अनुसार वो निकल जाएगी इसमें से, और क्या होगा। अब देखो, अब बताओ इस री के स्थान पर क्या बनेगा यहां पर? क्योंकि बाद में आ रहा है, अपना नियम काम कर रहा है ना, तो इसके स्थान पर क्या बनेगा? रह। अब जोड़ते हैं। पी, आधा तय, आधा रह और आ और जा, यही है। आपको पता है इससे मिला के क्या बना सकते हैं हम? तरा बना सकते हैं। शब्द क्या बन जाएगा? राज्य शब्द बन जाएगा। बन गया। ये तीनों नियम हो गए इसके। देखो पहला नियम के अनुसार, पहला नियम ये, वैसा नहीं होता, नियम होता है। नियम और उदाहरण, नियम और उदाहरण। लिख लिया? ये लिख लो, वो तो लिखने की जरूरत नहीं। ये लिख लो, ई प्लस असमान स्वर आता है, ये बन जाता है। उदाहरण लिख लो, प्रति प्लस अय, प्रत्यय शब्द बन। दूसरा लिखो, ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आता तो ऊ के स्थान पे व बन जाता है। वधु प्लस आवास का वधवावास लिख लो।
लिख लिया दूसरा नियम तो नियम नंबर तीसरा, री के बाद में अगर कोई समान स्वर आता है तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा? रह। पितृ प्लस आज्या शब्द लिख के राज्य शब्द